2008 में मेरा गांव में माइंस शुरू हो गया। अधिकतर लोगों का घर जमीन के अंदर चला गया था। ये मेरी आंखों का घटना खुद हम देखे हुए थे। दौड़ के हम लोग सब घर से भागो भागो भागो, जान बचाई धस रहा है करके। 3 या 4 साल बाद यहाँ कोई आदमी नहीं बचेगा, ना कोई जानवर बचेगा, रहने लायक कुछ नहीं बचा है। इस गांव में हम लोग 4 परिवार बचे हैं, चारों हम लोग यहाँ रहते हैं। मेरा नाम मधुसूदन महतो है। मेरा उम्र 60 साल। धनबाद जिला ललिता नगर पतरा का निवासी। मेरा बाप दादा परदादा सब यहीं निवास किया। मेरा परिवार जब से शादी हुआ है यहीं है। हम हैं, मेरा पत्नी है, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा। गांव तो पहले ठीक था, खेती होता था, सब खेती से खाता था। जो सर सामान हो जाता था बाजार ले जाता था बेचने के लिए, उसी से हम लोग अपना पैसा कमाते थे और घर परिवार चलाते थे। खाली खेती है, ज़मीन था, बगल में कतरी नदी था और गांव में सामने एक तालाब था और एक कुआं था। उस टाइम न पानी का मेरा अभाव था, न खेती का अभाव था। सब हम लोग हंसी खुशी से खेती करते थे और खुशहाल रहते थे। 82-83 से हम खेती करते आ रहे हैं। पति का बहुत मन लगता था खेती बाड़ी में। वो बोल रहा था हमको खेती से हमको सब कुछ हो जाता है, तो हम काहे ले जाएंगे बाहर काम करने के लिए। धान हो ये जाता था, गेहूं हो ये जाता था, अच्छा लहर हो ये जाता था। सरसों के तेल भी हम लोग 2-3 ना, हम अपना हाथ से 2-3 तेल हम सब चिपाते थे। अच्छा फिर की बोले कि साग सब्जी सब हो ये जाता था घर में। हम लोग को बाहर से कोई मतलब खाली एगो नमक खरीदे थे, साबुन खरीदे थे, तो हम लोग को सब घर में हो जाता। एकदम बराबर 2 गोटा साथ में हम लोग सब काम करते थे। वो हार चलाता था तो हम घास चुनते थे, वो कोदारी चलाता था, हम भी कोदारी चला के हम भी बराबर 2 पति पत्नी 2 मिल के सब खेती बाड़ी करते थे। मेरे पापा खेती करके बहुत खुश रहते थे। इतना सारा उम्र हो गया लेकिन अभी भी वो चाहते कि मैं खेती ही करूं, किसी के पास में मैं नौकरी ना करूं, मैं खुद का ही खेती करूं, खुद का ही खाऊं। मेरे पापा जिद्दी हैं कि अगर वो जो चीज़ करना चाहते हैं उसको करके ही रहते हैं, चाहे उसके लिए कितना टाइम देना पड़े या कितना भी मेहनत करना पड़े, पापा कभी पीछे नहीं हटे हैं। छोटे थे तो मेरे पापा मेरे को साइकिल में बिठा के, मतलब पहले गाड़ी वगैरह का तो जुगाड़ नहीं था, तो मेरे पापा खुद में साइकिल से बिठा के मेरे पापा मेरे को स्कूल छोड़ते थे।
मेरे पढ़ाई के लिए कभी पीछे नहीं हटे, बोले तुम जहाँ तक पढ़ सकती पढ़ो। पढ़ाई के बारे में पापा जो भी मांगते थे, पापा हमेशा ज़रूरत को पूरा करते थे। जब से हम खेती करते थे तो मेरा कोई अनाज का कमी नहीं था। प्रत्येक अनाज मेरा घर से उपलब्ध हो जाता था। तीनों सीजन खेती करते थे, गर्मी बरसात जाड़ा तीनों टाइम। धान गेहूँ अलावा सब्जी 12 महीना उगाते हैं और मार्केट में ले जाते हैं। खेती करते थे तो 12 महीने हरा घास मिल जाता था बागान से। पहले जब लगाते थे तो ज़मीन अच्छा था, हल्दी 3 या 4 कुंटल हो जाता था, उससे हम लाखों रुपया आमदनी कर लेते। जो हम किसानी करते थे वही पैसा से हमने अपना लड़की का शादी किया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। – 2008 में मेरा गांव में माइंस शुरू हो गई। झारखंड में साल 1901 से ही कोयले की माइनिंग शुरू हो गई थी। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने कोयला खदानों की जिम्मेदारी संभाली। उस वक्त कोयले की अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी। मजदूर जमीन के अंदर ही अंदर कोयला खोद कर निकाला करते थे। झारखंड में धनबाद कोयला खदानों का हब माना जाता है। पूरे झारखंड से होने वाले कोल माइनिंग का एक बड़ा हिस्सा धनबाद से आता है। धनबाद के तमाम अंडरग्राउंड माइंस में से एक अंगारपातर गांव के नज़दीक गजलीटाड़ नाम की माइंस भी थी, लेकिन साल 1995-96 में इस इलाके में हुई भारी बारिश के कारण माइंस में बाढ़ आ गई। स्थानीय पत्रकार और खबरों से पता चलता है कि इस घटना में लगभग 60 से अधिक कर्मचारियों की मौत हो गई। इसके बाद BCCL ने गजलीटाड़ माइंस को बंद कर दिया। कई सालों तक इस इलाके में माइनिंग बंद रही, लेकिन इसी बीच राज्य में ओपन कास्ट माइनिंग की कवायद भी बढ़ी और धीरे धीरे राज्य में कोयले की ओपन कास्ट माइनिंग की शुरुआत हो गई। इसी क्रम में साल 2008 में धनबाद जिले के अंगारपतरा गांव के नज़दीक भी ओपन कास्ट माइनिंग की शुरुआत हुई। इस ओपन कास्ट माइनिंग से निकलने वाला ओबी, एक किस्म का कचरा जो ओपन कास्ट माइनिंग के दौरान निकलता है, इसे गांव वालों के विरोध के बावजूद उनके खेतीहर जमीनों पर डंप किया जाने लगा। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य में लगभग 6486 हेक्टेयर जमीन खनन से प्रभावित है। इसमें खेती किसानी से जुड़ी जमीन भी शामिल है, जो राज्य में कई लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। साल 2013 के NSSO के एक सर्वे के मुताबिक राज्य की लगभग 75% आबादी की रोजी रोटी खेती किसानी ही है। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि विस्थापितों का सही तरीके से पुनर्वास भी नहीं होता है। कई मामलों में मुआवजे और पुनर्वास के वादे अक्सर पूरे नहीं होते। ऐसे में इन परिवारों को लंबे समय तक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। झारखंड भारत में खनिजों का एक बड़ा उत्पादक राज्य है और देश के खनिज उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। देश के कुल खनिजों का 40% यहीं पाया जाता है। राज्य कोकिंग कोल, यूरेनियम, पायराइट जैसे खनिजों का एकमात्र अकेला उत्पादक है। वहीं कोयला, अभ्रक, काइनाइड और तांबे के उत्पादन में झारखंड पूरे भारत में पहले स्थान पर है। राज्य में 2023 में खनिज उत्पादन का आंकड़ा 138.15 मिलियन टन तक रहा। झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से यहाँ के खनिज संसाधनों जैसे कोयला, लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट और चूना पत्थर आदि पर निर्भर है। राज्य में खनन को खेती जैसे अन्य क्षेत्रों पर प्राथमिकता देना दिखाता है कि सरकार खनिजों से मिलने वाले त्वरित आर्थिक लाभ को ज्यादा महत्व दे रही है, जबकि इससे लंबे समय में लोगों के जीवन और स्थिरता पर होने वाले असर को नजरअंदाज किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन, जमीन की बर्बादी, स्वास्थ्य समस्याएं और पुनर्वास की कमी
ये सब दिखाते हैं कि खनन को प्राथमिकता देने से राज्य के लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। जब माइंस आया था तो कंपनी आया हमारा यहाँ और कुछ आश्वासन दिया कि आप लोग को हम रोजगार देंगे। सब वही खुशी मना रहा था कि ओपन माइंस होगा, हम लोग का सर्विस होगा, इसी में सब आनंदित था। 2008 में अंगारपत्रा की साइड में ओपन कास्ट की एक कंपनी आई एप्सा नाम की। जब हम लोग छोटे छोटे थे वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, बहुत बड़ा सा फील्ड था। जब वहाँ पे वो कंपनी आई तो हम लोग का फील्ड वो छूट गया। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी आई। हम लोग को एक आलसा रहता था कि यार यहाँ पे इतना सारा बड़ा बड़ा गाड़ी आ रही है, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी चलेगी, कैसा लगेगा। तो हम लोग छोटा छोटा थे तो हम लोग जाते थे देखने के लिए। उस टाइम हम लोग का दिमाग में नहीं आया था कि हमारा ज़मीन नष्ट हो सकता है, ये वाला हम लोग सोचे नहीं थे। जब कंपनी चलना स्टार्ट हुआ, मेरे पूरे गांव के तरफ चारों साइड में मेरे गांव के जितनी ज़मीन है, रहती ज़मीन, वहाँ पे ज़बरदस्ती कंपनी ने 12 एकड़ ज़मीन में ज़बरदस्ती वो भी गिरा दिया। जब वो भी डैम शुरू हुआ तो हम लोग एक बार विरोध किए, उन लोग भी लिखित दिया, बोले इतना दिन में नहीं देगा तो आप लोग बंद कर दीजिएगा। वो भी डंपिंग शुरू किया, तभी हम लोग का दिक्कत हो गई। तब हम लोग सोचे कि हम लोग का वो भी डंपिंग करके हम लोग का ज़मीन खराब कर नष्ट कर देगा और हम लोग यहाँ रहने का लायक नहीं रहेंगे, तभी हम लोग विरोध किए। टाइम लेकर के उन लोग खाली थक रहा था। हम लोग को इतना दिन होने दीजिए, मीटिंग करेंगे। उतना दिन गुजर जाता था, फिर जाते थे तो फिर वही धंधा और अगला डेट में आया करेंगे। इसी तरह करके उन लोग अपना टाइम पास निकाल रहा था। तो हम लोग पहले थाना को पिटीशन दिए और यहाँ को जो नेता था उसको दिए और डीसी को दिए। सभी ने खाली वो आश्वासन ही दिया और कोई कार्रवाई इसका नहीं की। वो भी गिराने के कारण पूरा गांव की आग लग गया। आग लगने के कारण पूरा गांव मेरा इधर से उधर हो गया। उन लोग ओवी डंपिंग ज़बरदस्ती चलाते रहा। ओवी डंपिंग में ज़मीन हम लोग का ख़राब कर दिया। बोल आप लोग यहाँ रहने लायक ज़मीन नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। पूरा खतरा बढ़ गया। उस टाइम तो नहीं लगा था। वो गिरने के बाद 1 या 1.5 साल का बाद जैसे जैसे आग जलने लगा वैसे वैसे भूदासान का प्रतिक्रिया शुरू हो गया। साल 1.5 साल के बाद जमीन में पूरा आग लग गया। दो 2010 में हमारा बगल में भूधसान हो गया। 5 या 6 घर अंडरग्राउंड चला गया। घर का 100 फीट दूरी में हुआ था। उसी दिन से हम लोग का संभावना हो गया था कि नहीं आज या नहीं कल मेरा भी घर जा सकता है। डर चढ़ गया था। आज यहाँ हुआ है तो कल फिर जलेगा। दो 2012 में जब आग लगने के कारण जो ज़मीन धंस गई तो पूरा माहौल सा ना एकदम पूरा सा एकदम अजब सा माहौल बन गया था। चाणक था बहुत बड़ा सा, उधर बिल्ली घर वगैरह था, कुछ था उधर ज़बरदस्ती लाके जला हुआ वो भी गिरा दिया। एक मेरे घर के बगल में बहुत बड़ा चाणक था। चाणक से पूरा गांव का सप्लाई पानी आता था और प्लस उसी से हम लोग का खेती बाड़ी वगैरह भी चलता था। तो ज़बरदस्ती आग गिराने के कारण उधर चाणक में आग लग गया, पूरा ज़मीन बैठ गया। वहाँ से फिर जो पानी का सप्लाई था वो सब कुछ बंद हो गया। आग पकड़ते पकड़ते धीरे 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 वो आग है ना पूरा बस्ती में आके फैल गया। सबसे बड़ी घटना 15 नवंबर 2014 को हुआ था, जिसमें कि
अधिकतर लोगों का घर जमीन के अंदर चला गया था। ये मेरी आंखों का घटना, हम देखे हुए थे। एकदम हम लोग यहाँ ठंडा के समय था, यहाँ पर खाना खा के बाद में हम लोग रोज ताप रहे थे। रोज तापने के बाद एक बैग एकदम ऐसा मजबूरी इतना बड़ी जो गार्ड इतना काला वैसा उठा नहीं थी, जब वो करता ऐसे धरती फाट रहा था और एक बैग गाछ में डोलने लगे यहीं पर ही बड़ गाछियाँ हम लोग रोड के बगले में। दौड़ के हम लोग सब घर से भागो भागो भागो, जान बचाई यहाँ धस रहा है करके, और हम लोग चल गए नीचे तरफ। जितना है सामान पाती सब छोड़ के खाली अपना जान लेके बाल बच्चा लेके चल गई। सब लोगों का सामान, गाय वगैरह सब लोग जमीन के अंदर चला गया। कुछ वहाँ पे बीसीसीएल क्वार्टर के लोग थे, कुछ लोकल लोग थे, कुछ रहती वाले भी थे, जो धंसने के कारण सब इधर से उधर हो गए। उसी साल यहाँ से बस्ती खाली हो गया और यहाँ कोई बचा नहीं। एक ही साल में बगल में धीरे धीरे वो आग बढ़ते जा रहा है हम लोग का तरफ, और ज़मीन फट गैस रिसर्च आगे बढ़ रहा। हम लोग को पूरा एहसास हो गया आज या कल हम लोग फिर कभी भी हम लोग को खतरा हो सकता है। पोजीशन होने के कारण मेरा यहाँ जितना पानी का सोर्स था सब एक ही साल में सब खत्म हो गया। तालाब था वो भी बस गया, जो अंडरग्राउंड माइन से पानी उठता था वो भी बंद हो गया। ज़मीन धंस गया तो पानी का कोई हमारा साधन नहीं था, तो खेती बंद हो गई। नाला का पानी था पीने वाला, उसी से 2 साल तक चला, वो भी पानी वो काट के ले गया। वही पानी से कुछ बच जाता था तो वही पानी से हम कुछ दिन खेती किए। 2014 में जब वो पीने वाला पानी बंद कर दिया तो मेरा खेती पूरा ख़त्म हो गया। हम लोग पूरा बच हो गए, पानी नहीं है तो कौन सी खेती होगा। तो हम लोग पूरा गरीबी हालत हो गई। इस गांव में हम लोग 4 परिवार बचे हैं, चारों हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोग कोर्ट गए थे, 2010 में गए तो उसमें हम लोग को जजमेंट हुआ और हम लोग जीत गए। फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यहाँ गए और वहाँ वही लोग बीसीसीएल कहने लगा ये केस ख़त्म करो तब हम आप लोग से समझौता करेंगे। 1 या 2 साल लगा, फिर हम लोग को जजमेंट हो गया उस केस में और हम लोग डिग्री पा गए। तो फिर 1 या 2 बरस बाद वो फिर सिविल सूट किया। इसमें हम लोग को जजमेंट 87 में जजमेंट होने के बाद वो सिविल सूट किया। सिविल में भी 2 साल केस चला, उसमें भी हम लोग हावी हो गए तो उसमें हम लोग को फिर जीत हो गया। तीसरा टाइटल सूट उसने किया 2017 में, तो 2021 में हम लोग को टाइटल सूट फाइनल हो गया। उसमें नौकरी और मुआवजा देने के लिए फैसला था, तो इन लोग मान नहीं रहा था उस टाइम की ज़मीन आपका है। बीसीसीएल हम लोग का ऊपर केस करते, ये ज़मीन मेरा है। तब से ये केस चल ही जा रहा है। पूरा डर था और अभी भी है,
आज या कल हम लोग चले जाएंगे, हम लोग का कोई उम्मीद नहीं है कि हम लोग नहीं जाएंगे। परिवार के लिए वही चिंता हो बोला, हम इतना परिवार लेके कहाँ जाएं और कहाँ बसाएं। अब भरण पोषण हम कैसे करें इस परिवार को? मेरा ज़मीन ही नहीं बचा तो भरण पोषण मेरा कैसे होगा? आसपास चल रही माइनिंग से मधुसूदन के खेत बर्बाद हो चुके हैं। चाहकर भी वो अपनी खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं। अब हर रोज काम की तलाश में वो घर से 10 किलोमीटर दूर धनबाद शहर जाते हैं, जहाँ से कई बार उन्हें खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। उनके बेटे गोपी भी अब पढ़ाई छोड़कर माइंस में ही एक लेबर की तरह काम करते हैं। घर की ज़रूरतों के आगे गोपी का आर्मी ऑफिसर बनने का सपना अब कहीं पीछे छूट चुका है। परिवार को संभालने के लिए गोपी की माँ अब आसपास के मोहल्लों में घर घर जाकर मंडी से खरीदी हुई सब्जियां बेचती हैं। एक परिवार जो खेती किसानी से अपना जीवन चला रहा था, आज अपनी रोज की ज़रूरतों की जंग लड़ता नजर आ रहा है और उसके खेत बंजर जमीनों में तब्दील हो चुके हैं। तीन या 4 साल बाद यहाँ कोई आदमी नहीं बचेगा, ना कोई जानवर बचेगा, रहने लायक कुछ नहीं बचा है। 1 किलोमीटर पानी लाने के लिए हम लोग जाते हैं, तब हम लोग को पीने के लिए पानी आता है, तो यहाँ बच गया पहुँची। सुबह 4 बजे जाते हैं तो पानी मिलता है, और जब 6 बजे जाते हैं तो वापस लौट के चले आते हैं, पानी मिलबो नहीं करता है। तो पानी लाने के लिए हमको 4 बजे भोर घर से जाना पड़ता। ज़मीन का डिसाइडिंग हो जाएगा तो कुछ मिलेगा, तो दूसरा जगह हम चले जाएंगे। इसी अवशासन में हम जी रहे हैं। किसी से हमको मन नहीं लगता है बोल हम किसी से बोलें, किसका यहाँ बोलने जाए, मेरा ये तकलीफ है। बोलने में डर लगता है। आदमी बोलता है कि ये कमाता नहीं है तो पैसा कैसे वापस करेगा, इसी डर से हम किसी का यहाँ बोल नहीं पाते हैं। 50 या 60 परिवार थे, उसमें से अभी हम लोग 4 परिवार बसे हुए हैं। हम लोग अड़े हुए हैं कि हमको ज़मीन दीजिए, तो हम लोग दूसरा जगह जाएंगे। इस लड़ाई में हम किसी को नहीं छोड़े हैं। डीसी को लिखे हैं, सीएमडी को लिखे हैं, भारत सरकार को लिखे हैं, मुख्यमंत्री को लिखे हैं, और प्रधानमंत्री को भी लिखे हैं। कोई रिसीविंग आपस नहीं आता है। हर 6 महीना में हम पिटीशन लिखते जा रहे हैं। लगभग 3 से 3.5 लाख रुपया हम खर्चा कर देंगे। बीसीसीएल में केस लड़ते लड़ते पापा को जितना पूंजी था, जो खेती बाड़ी से जमा करके रखे थे, वो सारा बीसीसीएल के केस में लगाते 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 सारा पैसा ख़त्म हो गया। सबसे बड़ी बात है, जितने बीसीसीएल में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ झारखंड का है ही नहीं, जो कि झारखंड का तकलीफ को जो खेती बाड़ी करते हैं उसके बारे में कभी वो कुछ सोच ही नहीं सकते। क्योंकि वो आए अपने यहाँ पे सर्विस करने के लिए, 5 के लिए सर्विस आते हैं, वो बस सर्विस करके अपना चुपचाप यहाँ से अपना टर्की मार के वो चले जाते हैं।
सरकार को कोई फर्क नहीं कि कितना सारे केस किए पापा लोग, वहाँ तक नोटिस भी आ चुके हैं कि रहती वालों को मुआवजा दिया जाए, जो भी है विस्थापन किया जाए। सरकार के पास, बीसीसीएल के पास कितना बार लेटर गया, अभी तक बीसीसीएल वाले ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उधर से। यदि इंसानियत रहता तो आज हम 20 साल से चिट्ठी लिखते हैं, एक भी जवाब नहीं आया। 100 या 200 चिट्ठी हमने लिखा, एक भी मेरा चिट्ठी का जवाब नहीं आया। सोचते थे जाएंगे तो हमको उन लोग कोई सोल्यूशन निकालेगा, लेकिन हम दौड़ते दौड़ते 100 बार गए, आज तक कोई कुछ नहीं किया। बहुत मुश्किल है जीवन से लड़ना और यहाँ रहना, किंतु जाएं तो जाएं हम कहाँ, दूसरा जगह जाएंगे तो मुझे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यदि हमारा ज़मीन नहीं रहेगा तो मेरा बच्चा जाएगा कहाँ।